तो हम विचार करते हैं आज इस विषय में कि ज्ञान योग किस तरह के व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है। तो प्रथम जो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की विशेषता है ज्ञान योग के लिए, वह है तीव्र जिज्ञासा। तीव्र जिज्ञासा, बहुत तीव्र जिज्ञासा होनी चाहिए, विवेकानंद जैसी। स्वामी विवेकानंद जी के विषय में शायद आपने सुना होगा, है ना, कि वो कैसे किस तरीके से फटाफट तेजी से जो है कितनी तीव्र जिज्ञासा थी, और तमाम संतों, तमाम दार्शनिकों के पास में वे उस समय बंगाल में जो लोग थे उनके पास में अपनी जिज्ञासा लेकर के वो गए थे। एक बार ऐसे ही एक कहानी आती है कि रामकृष्ण परमहंस के पास में एक व्यक्ति आया और उसने कहा मुझे योग की अवस्था का तुरंत। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि भाई यह ज्ञान उन्हीं व्यक्तियों को हो सकता है जिनके पास में तीव्र जिज्ञासा हो, है ना। वह व्यक्ति नहीं माना, कहा मेरे पास तीव्र जिज्ञासा है। तो कहा ठीक है, कल हम देखते हैं, आओ नदी के किनारे, वहीं नदी के पास में आओ। तो नदी में वो व्यक्ति आया, नदी किनारे रामकृष्ण परमहंस जी से मिला। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने उसको कहा कि आओ चलते हैं ना थोड़ा नाव पर, देखते हैं नदी को कैसे क्या है नदी। अचानक में रामकृष्ण परमहंस जी ने उस व्यक्ति को नदी में धकेल दिया और उसको तैरना नहीं आता था, वो डूबने लगा। तब रामकृष्ण परमहंस जी ने उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो, योग चाहते हो, है ना, यानी परमात्मा का अनुभव चाहते हो, या फिर अपनी जान बचाना चाहते हो। उसने कहा पहले तो मेरी जान बचाओ, फिर और कुछ बात आइए, फिर और कोई बात बाद में होगी, उसके बारे में बाद में विचार करेंगे, है ना। तो तुरंत रामकृष्ण परमहंस जी ने उसको उठा लिया, उठा करके और सपोर्ट दे करके और नाव में वापस बैठा लिया और कहा तुम्हारे अंदर अभी तीव्र जिज्ञासा नहीं है। परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए मतलब योग की अवस्था को पाने के लिए, योग की अवस्था को पाने के लिए तीव्र जिज्ञासा होनी चाहिए, है ना। इस कहानी से क्या पता चलता है कि जिज्ञासा जो है आपकी वह बहुत तीव्र हो, तभी आप योग की उच्च अवस्था यानी ज्ञान योग के लिए तब आप उपयुक्त हैं। दूसरी बात, ऐसे व्यक्तित्व वाले बहुत सक्रिय जीवन ना जीते हों। सक्रिय जीवन का मतलब बहुत ज़्यादा शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा सक्रिय ना रहते हों। जैसे मान लीजिए अब कोई व्यक्ति लगातार तमाम सारे कामों में लगा हुआ है, तमाम सारी इच्छाएं उसके अंदर चल रही हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो है वे ज्ञान योग के लिए बहुत उपयुक्त नहीं होते। उनके लिए कर्म योग अधिक उपयुक्त होता है ना। तो ज्ञान योग के लिए थोड़ा सा चिंतन के लिए, मनन के लिए, है ना, इसके लिए थोड़ा समय चाहिए आपको। तो ऐसे व्यक्ति ज़्यादा ज्ञान योग के लिए उपयुक्त होंगे। तीसरी बात है, ऐसे व्यक्ति बौद्धिक अधिक होते हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल, तर्क का इस्तेमाल, चिंतन बहुत अधिक करते हैं, है ना। तो जो व्यक्ति चिंतन अधिक करते हैं वे ज्ञान योग के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं, या ज्ञान योग उनके लिए अधिक उपयुक्त होता है। अगली विशेषता ये है कि ऐसे लोग इनके अंदर इंद्रिय विषयों से बड़ी विरक्ति जैसी होती है, डिटैचमेंट, अनासक्ति का भाव होता है। अनासक्ति का मतलब समझ रहे हैं ना। अनासक्ति का मतलब किसी वस्तु से, परिस्थिति से, व्यक्ति से बहुत अधिक लगाव ना होना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं विरक्ति, इंद्रिय विषयों से विरक्ति। तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर इंद्रिय विषयों से विरक्ति होती है, ठीक है, स्पष्ट। इंद्रिय विषयों से विरक्ति का आशय क्या हुआ? इंद्रिय विषयों से विरक्ति का आशय है कि जो विविध इंद्रियों से खाने, पीने, पहनने, है ना, सूंघने और तमाम तरह की जो इंद्रियों से संबंधित सुख हैं, उनके लिए बहुत
छटपटाहट उनके अंदर नहीं होती है। ठीक है, थोड़े शांत मूड के होते हैं और इनको प्रतिष्ठा, सफलता, सम्मान की परवाह ज़्यादा नहीं होती। मतलब कहने का आशय है, नाम यश के पीछे ये लोग ज़्यादा दौड़ते नहीं हैं। और एक बड़ी खास बात ये होती है, ऐसे व्यक्ति वास्तविक प्रकृति के विषय में, है ना, उसके विषय में जानने के लिए बहुत तत्पर रहते हैं, बहुत उत्सुक रहते हैं। वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है, ऐसे प्रश्न उनके मन में आते हैं, जैसे मनुष्य जीता क्यों है, मनुष्य मरता क्यों है ना, मनुष्य कहाँ से आया, क्यों आया, मतलब क्या था आने का। ऐसे प्रश्न उनको बहुत उनके मन में बार बार, उनकी बुद्धि में बार बार आते हैं, है ना। तो जिन व्यक्तियों के मन में इस तरह के प्रश्न आते हैं वे ज्ञान योग के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। दार्शनिक प्रकृति के होते हैं ये, है ना, दर्शन में इनकी अभिरुचि होती है। ज्ञान योग के लिए जो व्यक्ति उपयुक्त होते हैं उनमें दर्शन के लिए अभिरुचि होती है। तीव्र परख, किसी भी स्थिति में उनको रख दीजिए, किसी भी परिस्थिति में रख दीजिए और किसी भी विचार, वाद विवाद उनसे करना शुरू कीजिए तो बहुत तीव्र तर्क शक्ति उनकी काम करती है और परख बहुत तीव्र होती है। हर चीज़ को समझने की क्षमता जो है वह बड़ी तेज होती है और इनमें निर्मोही का तो हम लोग बात कर ही चुके। और एक जो मुख्य बात है कि ये लोग बड़े त्यागी प्रकृति के होते हैं, किसी भी चीज़ को छोड़ते चले जाते हैं, उनको कोई परवाह नहीं होती, छोड़ देते हैं। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई परिस्थिति नहीं समझ में नहीं आ रही है, कोई सुविधा इनको बाधक सी लग रही है तो छोड़ देते हैं। उससे कोई ये नहीं कि उसको अपने पास में ही परिग्रह रखने की प्रकृति हो, ऐसा नहीं होता है। और इनमें गहरी एकाग्रता होती है, कंसंट्रेशन बड़ा अच्छा होता है किसी एक बात पर, है ना। इनको अगर इनका ध्यान खींचा जाए तो बहुत आसानी से किसी एक विषय पर, किसी एक टॉपिक पर बहुत देर तक इनकी गहरी एकाग्रता बनी रहती है। और अगली बात इनके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि शास्त्रों में भी इनकी अभिरुचि होती है। जो शास्त्र है ना, ठीक है, विविध तरह के, उनमें इनकी अभिरुचि होती है। और ये निर्भीक होते हैं, निर्भीक साहसी प्रकृति के होते हैं। अब साहसी और निर्भीक का मतलब वो उस तरह की निर्भीकता नहीं जो सैनिकों वाली निर्भीकता है। यहाँ निर्भीकता का आशय ये है कि आपने किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर के, किसी भी विचार को लेकर के प्रश्न उठाने की प्रकृति इन्हीं में होती है और उसके लिए डरते नहीं हैं। ये जटिल प्रश्न उठाते हैं, ऐसे प्रश्न खड़े करते हैं जिन प्रश्नों का समाधान सामान्य तौर पर, या जिन प्रश्नों को सामान्य तौर पर लोग नहीं उठाते हैं, जिन प्रश्नों को उठाने से लोग डरते हैं, अंधविश्वासों की परवाह नहीं करते हैं ये। तो इस तरीके से एक क्रांतिकारी मिजाज के होते हैं। अब इस तरह के लक्षण अगर आप देखें तो भगवान बुद्ध में, ओशो में, कृष्णमूर्ति में आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि ओशो को देखें आप, अब ओशो बड़े ही साहसी मिजाज के अमेरिका में गए और किस तरीके से, और यहाँ पर भी कैसे उन्होंने बहुत सारे परंपरागत चिंतन को चुनौती दी और कई एक ऐसे विचार दिए, और ठीक है इसको लोग समझ नहीं पाए उसका मतलब क्या था, लेकिन कई एक ऐसे विचार दिए जो विचार परंपरा के ठीक विपरीत था और उसके लिए उनको बहुत सारी परेशानियां भी उठानी पड़ी, उसकी परवाह उन्होंने नहीं की। तो ऐसे लोग बड़े निर्भीक होते हैं, है ना, और अपने विचारों को कहने में, प्रश्नों को उठाने में इनके अंदर बड़ा साहस होता है। तो ये आपने समझा कि ज्ञान योग के लिए किस तरह के व्यक्ति अधिक उपयुक्त होते हैं, है ना। ज्ञान योग के लिए किस तरह के व्यक्तित्व होना चाहिए।